दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है। डमडमपुर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ अपने खेत में जामुन उगाता था और उसे शहर में बेचा करता था। कालू और पीलू का एक छोटा बच्चा था। सुनो जी, सुना है शहर के जंगल में नौकरी करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ कि चलो हम वहीं चलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है। बारिश में कितनी मुश्किल होती है, और हमारे बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई करे। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्या अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर शहर में जाकर दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आपके और अपने बच्चे के भले के लिए ही कह रही हूँ। पीलू शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चले जाऊंगी और फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पीलू की जिद के आगे कालू को झुकना पड़ता है। अरे पीलू, तुम भी कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर कालू घर आकर पीलू से कहता है, पीलू मैंने सोच लिया है, चलो हम शहर ही चलते हैं। तुम जरूरत के सामान बांध लो। फिर कालू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की ओर चला जाता है। कालू शहर आकर एक किराना दुकान में नौकरी करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर पीलू और उसका बेटा बहुत खुश थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गांव में कालू के जो जामुन के पौधे थे वे सब सूख गए थे। उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इधर कालू शहर में किराना दुकान में काम कर रहा था। एक दिन उस किराना दुकान में बहुत जबरदस्त आग लग जाती है और कालू की जान जाते जाते बचती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। मेरी जिद के कारण तुम शहर आए और लगभग जल के मर ही गए थे। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब कालू नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनके पास किराया देने का भी पैसा नहीं बचता है। पीलू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो जी, मैं आपसे जिद करके आपको शहर लेके आई, आपको मुसीबत में डाली। हम अच्छी खासी खेती कर ही तो रहे थे। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। इस तरह से कालू एक बार फिर से पीलू के साथ और अपने बेटे के साथ वापस गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका खेत सूख गया है। ये देखकर पीलू कालू से कहती है, चलिए मैं खेत की सफाई करती हूँ और फिर हम लोग मिलकर जामुन के पेड़ लगाएंगे। फिर पीलू पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर देती है और दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट जामुन उगाते हैं। उसी समय वहाँ से गांव का मुखिया जा रहा था। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। ये जामुन एक बार मुझे चखाओ तो सही। जामुन चखने के बाद मुखिया कहता है, अरे वाह कालू, ऐसे जामुन तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। चल इस बार मैं तेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता हूँ। ये पूरी फसल तू मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। कालू कहता है, वाह मुखिया जी, अगर आप मेरी फसल की अच्छी कीमत देंगे तो मैं हमेशा आपको ही बेचा करूंगा। इस तरह से कालू हर बार जामुन की फसल उगाता और मुखिया को अच्छे दामों में बेच देता। मुखिया और कालू की अच्छी बनने लगी। इस तरह से कालू को अब मुनाफा होने लगा। अब कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। देखिए कालू भैया, बबलू पानी पूरी में एक सीक्रेट मसाला मिलाता है। वो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। झुनझुन वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उनको एक बेटा था जिसका नाम था टिल्लू। बबलू कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके यहाँ सुबह दोपहर शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी एक बार बबलू के यहाँ का पानी पूरी खा लेता था
वो उसके यहाँ बार बार आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। बबलू भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। आपकी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इससे पेट भर के खाया जा सकता है। आप अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाते हो कि हम लोग उसके दीवाने हो गए हैं। बबलू बोलता है, यही तो सीक्रेट है सुंदरी दीदी। मेरे दादा परदादा ने मुझे एक सीक्रेट मसाला बनाना सिखाया है जो मैं अपनी पानी पूरी की खटाई में मिलाता हूँ। इस मसाले की रेसिपी मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया हूँ, ये बहुत सीक्रेट है। फिर सुंदरी पानी पूरी का मजा लेने लगी है और कई प्लेट खाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कालू कौआ भी बबलू के ठेले के पास पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके पास बहुत ही कम पक्षी जाते थे। कालू कौआ हमेशा बबलू की कमाई से परेशान रहता था। एक दिन अचानक बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पीलू कहती है, सुनो जी, आज आप घर पे आराम करो, आज मैं पानी पूरी बेचूंगी, आप मुझे बस वो सीक्रेट मसाला की रेसिपी बता दो। बबलू अपनी पत्नी पीलू को उस सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो ये रेसिपी किसी और को कभी ना बताए। इसके बाद पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौआ देखता है कि आज पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए आई है, तो वो उसके पास चला जाता है। क्यों भाभी जी, आज बबलू कहाँ है? आज उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने के लिए आए हैं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, आज बबलू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आज पानी पूरी बेचने के लिए आई हूँ। कालू कहता है, अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, बस डर है कि आप बुरा ना मान जाएं। पीलू, अरे नहीं कालू भैया, मैं नाराज नहीं होंगी, आप बिना संकोच किए पूछिए, क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाह रहा था भाभी जी कि आखिर बबलू अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिसके कारण आपके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। पीलू कहती है, देखिए कालू भैया, बबलू पानी पूरी में एक सीक्रेट मसाला मिलाता है, वो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कालू कौआ अपमानित होकर वापस अपने ठेले में आ जाता है और फिर सोचने लगता है, इन लोगों को तो मैं देखता हूँ, मैं इनके बच्चे को किडनैप कर लूंगा, उसके बाद इनकी सीक्रेट रेसिपी इनसे उगलवा लूंगा। ये सोचकर कालू कौआ पीलू के घर जाता है और वहाँ पर उसके बेटे को खेलता हुआ देखता है। अरे टिल्लू बेटा, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। टिल्लू कहता है, ये सब कैसे हो गया अंकल, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। फिर कालू टिल्लू को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम में पीलू अपने घर लौटती है और टिल्लू को घर में नहीं पाती है। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। फिर पीलू को कालू का फोन आता है। हेलो पीलू चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है। अब तुम्हारा बच्चा तुमको तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपने पानी पूरी की सीक्रेट रेसिपी बता दोगे। अगर तुमने मुझे अपने सीक्रेट मसाले की रेसिपी नहीं बताई तो मैं इसे चिड़िया खाने वाले बाज को दे दूंगा, फिर तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। कालू कौवे की धमकी सुनकर पीलू बहुत डर जाती है। फिर पीलू तुरंत ही कालू को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। कालू टिल्लू को तुरंत ही छोड़ देता है और फिर वो मसाला बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही कालू मसाला बनाने के लिए मिक्सी को ऑन करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है और उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर पीलू अपने पति बबलू के साथ खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है, तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए,
उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं। तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहाँ पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी उन औजारों को जंगल में बेच कर आती थी। पीलू चिड़िया उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं?
भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ। एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर। जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। 1-2 साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ न कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी? बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी उस घर को बहुत खुश रखेगी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं। लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू। तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। खैर ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? यहीं पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है। लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं। पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूँगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई, अब तू और अब बड़ी दुकान खोल।
जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी, पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है।